नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स ब्रेक फ्री कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। भारतीय बाजारों की आज तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। मजबूत शुरुआत जरूर हुई, लेकिन बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर टिकने में कामयाब नहीं हो पाया। सुबह अगले 2 घंटे में यानी सुबह लगभग 11:30 बजे के बाद से ही सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स लगभग 250 अंक गिरा, वहीं निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 70 अंक तक फिसल गया। कारोबार के दौरान चीन के बाजार भी 2.5% तक टूटे। डेरिवेटिव एक्सपायरी से ठीक पहले बाजार में कंसोलिडेशन का ही रुख रहा। हालांकि कारोबार बंद होने के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी बढ़त जरूर देखने को मिली। सेंसेक्स 28,024 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 8600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज भी अच्छी खरीदारी रही। आज के कारोबार में बैंक निफ्टी लगभग 1% बढ़कर 19,022 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंस, टेलीकॉम शेयरों में जमकर खरीदारी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा गिरने वालों में फार्मा और एफएमसीजी शेयर शामिल थे। खराब Q1 नतीजों के बाद डॉक्टर रेड्डीज का शेयर लगभग 10% से ज्यादा टूटा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% तक टूटा, वहीं एफएमसीजी इंडेक्स करीब 0.25% तक गिरकर बंद हुआ। रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स में भी हल्की कमजोरी रही। लेकिन बाजार पर आगे क्या रणनीति होनी चाहिए और आपके शेयरों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान किरण यादव मौजूद हैं। किरण, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कुछ बड़े नंबर्स भी आज आए और कल भी एक्सपेक्टेड हैं। इस और साथ ही ये भी ध्यान में रखना होगा कि डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है। उससे पहले ये जो वॉलेटिलिटी हमने आज देखी काफी हद तक एक्सपेक्टेड थी। कल के लिए आप क्या मान के चल रहे, कल बाजार कैसे परफॉर्म करेगा? 8570 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं यही कहता आ रहा हूँ और जब तक ये होल्ड करता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आज हमने एक बहुत अच्छी बिकवाली देखी ऑन हायर लेवल्स। 8640 जो कि अहम रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करने के बावजूद हमने उसके बाद निचले स्तर देखे। इसका कारण चाइना रहा। चाइना में एकदम से 11 साढ़े 11 बजे बहुत बड़ी बिकवाली दिखाई दी और वो घबराहट हमारे मार्केट्स में आ गई, तो उसके वजह से हम नीचे आए। पर नीचे जब आए तब 8570 लेवल्स होल्ड करते नजर आए। तो मेरा मानना है कि 8570 बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। कल डेरिवेटिव एक्सपायरी का दिन है, तो मेरा यह मानना है कि जुलाई सीरीज खत्म करते हम शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़े क्रैक्स बीच में देखे पर वो संभलते नजर आए। तो कल के लिए ट्रेडिंग रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस 8550 का होना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए और एग्रेसिव लॉन्ग्स 8650 के ऊपर बनाने चाहिए। जी, और कुछ बड़े नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। भारतीय एयरटेल ने अपने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए। Q1 में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग 13% बढ़कर 1462 करोड़ रुपए रहा। पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1290 करोड़ था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो ये 24,959 करोड़ से बढ़कर 25,573 करोड़ रुपए रही है, यानी लगभग 2.5% का जंप रेवेन्यू में भी देखने को मिला। जून तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 4.5% बढ़कर 9,591 करोड़ रुपए रहा। वहीं कंपनी का मार्जिन भी 70 बेसिस पॉइंट्स की उछाल के साथ 37.5% रहा। कंपनी के घरेलू वायरलेस बिजनेस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 2.5% बढ़कर 15,052 करोड़ रुपए के आसपास रहा। कंपनी का अफ्रीका बिजनेस करीब 3% गिरकर 6,250 करोड़ के आसपास रहा। भारतीय कारोबार में अच्छी ग्रोथ से मार्जिन को सपोर्ट मिला। पहली तिमाही में एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट यानी कि कंपनी का ARPU 194 से बढ़कर 196 हो गया। वॉइस बिजनेस की बात करें तो वहां पे ARPU 138 से बढ़कर 139 रहा। वहीं डेटा सेगमेंट से ARPU 196 से बढ़कर 202 रुपए रहा। भारतीय एयरटेल आज के सेशन में लगभग 1% अप था। टेलीकॉम स्टॉक्स भी अच्छा आज परफॉर्म कर रहे थे। कल जब बाजार खुलेगा किरण, तो भारतीय एयरटेल पर किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं इन नंबर्स के बाद? टेक्निकली 380 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी। तो 380 के ऊपर अगर पहले आधे घंटे में ये स्टॉक कंसिस्टेंटली रहता है तभी लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। 375 का स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद 395 से लेके 400 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पर अगर 380 होल्ड नहीं करता है तो वापस आपको बिकवाली देखने को मिल जाएगी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वापस एक बार 355 350 लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 380 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इन्वेस्टर और ट्रेडर के नजरिए से।
इनफैक्ट किरण, एशियन पेंट्स के नतीजे भी बाजार बंद होने के बाद आए और जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर है। मुनाफा 462 करोड़ से बढ़कर 553 करोड़ रुपए रहा है। अगर जी बिजनेस अनुमान की बात करें तो 515 करोड़ का अनुमान था। सालाना आधार पर बिक्री 3660 करोड़ से बढ़कर 4030 करोड़ रुपए रही है और इस क्वार्टर में एबिटा भी 820 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन भी अच्छे हैं 20.1%। इन नंबर्स के बाद हालांकि आज ऑलमोस्ट फ्लैटिश था एशियन पेंट्स, ₹1 की मजबूती के साथ 1067 के लेवल पर बंद हुआ है। एशियन पेंट्स पर आपकी राय? दो चीजें हैं, जहां पे हम क्रूड के रेट्स नीचे आते देख रहे हैं तो ये पेंट कंपनी के लिए अच्छा होता है, और जहां पे हमने पिछले 2 महीने में जो क्रूड की उछाल देखी है उसके बावजूद अगर अच्छे नंबर आते हैं और इधर से थोड़े से क्रूड प्राइसेस नीचे आते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती नजर आएगी। और टेक्निकली कहा जाए तो 910 को हमने इस स्टॉक में बहुत एग्रेसिव बाय दिया था, रेकमेंड किया था, आपके चैनल पे भी यही कहा था। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त इस स्टॉक में जरूर देखने को मिल जाएगी, पर ये निवेशक के रूप से देखना चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। तो इन्वेस्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि अभी भी बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप डाउन हो जाएगा क्योंकि ये बहुत रैली कर चुका है ये स्टॉक। तो 1000 रुपीज एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट्स के लिए अगले 3 महीने में इजीली 1400 को क्रॉस करते हुए हम देखेंगे स्टॉक। जी चलिए, अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। इस वक्त मेरे साथ है सुनील सिंह भी पाली से। जी सुनील जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? सर मैडम हमने आपको मैसेज भेजा है आरईसी का 200 रुपए में, उसको होल्ड करें या बेचे? आपने शायद उषर एग्रो पर भी एक सवाल भेजा। हाँ उषर एग्रो, मैं बेसिकली उषर एग्रो में पूछना चाहता था। हाँ, उसका प्राइस बताएंगे, किस प्राइस पर आपने एंटर किया है? मैंने उसमें एक्चुअली 22 में किया, 28 में भी किया मैडम। ओके, अलग अलग लेवल्स पे शायद आपने एंट्री हाँ, वो मेरा एवरेज प्राइस 25 आया मैडम। ओके ठीक है। ये लंबी अवधि के लिए आप कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपने चुना है? मैं मैडम लॉन्ग टर्म ही करता हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं करता हूँ। ऑलराइट सुनील, आप बने रहे फोन लाइन पे। किरण, ये उषर एग्रो की बात करें, फूड प्रोसेसिंग कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। अलग अलग लेवल्स पे इन्होंने बाय किया है, 28 पे भी 32 पे भी, यानी जो अप्रॉक्सीमेट इनका एवरेज बाइंग प्राइस है वो 25 रुपए के आसपास है। स्टॉक में आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है, 2% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है। इनके बाइंग प्राइस को देखते हुए क्या सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेंड इज योर फ्रेंड एक पुरानी कहावत है स्टॉक मार्केट की, और उसको ध्यान में रखना चाहिए। दिसंबर 2014 से हमने ये स्टॉक करीबन 60 रुपए में ट्रेड किया करता था। उधर से हमने लगातार ये लोअर टॉप लोअर बॉटम कंसिस्टेंटली करता नजर आ रहा है और ये स्टॉक नीचे आ रहा है, जहां पे मार्केट उन दिनों से बहुत बढ़ चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर निवेश करेंगे तो आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता नजर आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रहेगी। तो ऐसे स्टॉक्स में निवेश ना करें, यही ऐसी सलाह होगी। अगर गलती की है ऐसा आपका मानना है और चार्ट यही बोल रहा है कि आप गलत स्टॉक में निवेश कर चुके हो, तो इधर से बाहर निकल जाइए और ऐसे स्टॉक्स में निवेश कीजिए जहां पे आपका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जी, तो लगातार हम देखा चार्ट्स पर भी कि ये डाउन ट्रेंड में है, लगातार इसका प्राइस गिर रहा है और शायद कम कीमत की वजह से ही इन्होंने ये चुनाव किया होगा। लेकिन सुनील, एक्सपर्ट की सलाह ये है कि आप इसमें से फिलहाल निकल जाएं क्योंकि अभी आपको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अगले दर्शक है हमारे साथ धीरज, मुंबई से जुड़े। नमस्कार धीरज, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? मेरे पास ब्रूक्स लैबोरेटरीज है, 500 क्वांटिटीज। ओके, एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 118। ओके, ये आपने कितने समय के लिए लिया है? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल तो आपको मुनाफा ही हो रहा है। किरण से जान लेते हैं क्या करना चाहिए। ब्रूक्स लैब्स की बात कर रहे हैं, फार्मा स्पेस की कंपनी, और आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी हुई है। लगभग ये 2.25% ऊपर क्लोज हुआ है, हायर लेवल्स पर ही है फिलहाल। 126 आज की क्लोजिंग रही है। इनका जो बाइंग प्राइस है उससे काफी ऊपर है, 118 रुपीज 40 पैसे पे इन्होंने बाय किया था। किरण, क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में? बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जहां पे ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। जहां पे फार्मा स्टॉक सब नीचे जा रहे हैं, ये स्टॉक है ऊपर जा रहा है, तो और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सिर्फ आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि आपने बाय, मुझे सुनाई नहीं दिया, जो जिस लेवल पे बाय किया है उसके उधर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। मेरा मानना है कि आते 3 महीने में ये स्टॉक इजीली 175 180 तक जाते हुए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न पहले ही कर चुका है।
तो इस लिहाज से 175 के टारगेट इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर फार्मा सेक्टर थोड़ा सा साथ देता है तो जल्दी ये टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट। इनफैक्ट अगर इसके चार्ट्स को देखें एक साल के तो 15 सितंबर 2015 यानी पिछले साल करीब 48 रुपए से ये बढ़कर 130 रुपए तक भी आया। कल ही इसने अपना 52 भी खाए बनाया था और आज भी क्लोजिंग उसके आसपास ही रही है। फिलहाल इसमें बने रहे, अच्छा स्टॉक आपने चुना है। अगले दर्शक हैं दिव्या हमारे साथ बेंगलुरु से। नमस्कार दिव्या जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाय, गुड इवनिंग जी बताइए। मेरे पास 100 स्टॉक्स है एसबीआई का, जो मैं 312 पे खरीदा था। तो ये मोर देन 1.5 ईयर हो गया है। सो आई शुड स्टे और आई शुड क्विट नाउ। ओके, जब आपने इसका चुनाव किया था तब शायद लॉन्ग टर्म का ही आपने सोचा होगा। यस, लॉन्ग टर्म सोचा था, बट ये बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा है। उसके बाद से ये टोटली ड्रास्टिकली घट गया नीचे। तो थोड़ा मन में कुछ है तो। ऑलराइट, बिल्कुल चिंता आपकी जायज है कि आपने जिस भाव पे खरीदा है 312। किरण, अब ये काफी लॉस में है। टोटल क्वांटिटी इनके पास 100 शेयर्स की है और फिलहाल पीएसयूज का जो हाल है एसबीआई उससे अछूता नहीं है। ऐसे में आपकी सलाह क्या रहेगी? पीएसयू बैंक्स में एसबीआई का चुनाव इन्होंने जो किया है, क्या अभी चिंता जो ये कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? फिलहाल इसमें से निकले या थोड़ा समय और बने रहें? क्या टारगेट्स आप दे रहे हैं? नहीं, इनको और भी बना रहना चाहिए और लंबे समय तक बना रहना चाहिए। देखो, ये जो न्यूज़ है या जो चर्चे में बात चल रही है कि ये सारी चिंताएं है, ये सबको मालूम है। अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये सबको मालूम है। इसके बावजूद अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये इसके सॉल्यूशंस भी आपको आते दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। इसका एक छोटा रेजिस्टेंस है करीबन 234 का। ये एक बार निकल जाए तो इस स्टॉक में वापस एक बार आपको मोमेंटम दिखाई देगा और 260 264 इमीडिएट बेसिस पे ये स्टॉक चलता नजर आएगा। तो अगर आपको अपने लॉसेस प्रोटेक्ट करने हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। 220 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो 215 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 215 के नीचे क्लोज होता है तभी आप इस स्टॉक से निकल जाए, नहीं तो बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। अगर लंबे नजरिए से देखेंगे तो आपका भाव करीबन 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। जी, तो 215 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें बनाए रखें, क्योंकि अगर आप चार्ट्स भी देखेंगे तो काफ़ी करेक्शन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो आप जो देख रहे हैं गिरावट की बात आप कर रहे थे, उससे बेहतर अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और आज भी लगभग ये 1.25% ऊपर क्लोज हुआ 229 के आसपास। लेकिन हमेशा जी बिजनेस पर हम आपको बताते हैं कि कहाँ आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। दिन भर भी अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं जहाँ आप मुनाफा कमाते हैं। मेरी सहयोगी अंशु मौजूद है बताने के लिए। बताइए अंशु। जी शुक्रिया। मुनाफे की वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, उनमें पहला नाम होगा इंडियन ह्यूम्स का। ये स्टॉक हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था और दर्शकों ने अगर इसमें निवेश किया है तो आज के सत्र में उन्हें ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। इंडियन ह्यूम्स ने आज के सत्र में दिया है 7% का रिटर्न। मेरा अगला शेयर होगा विशाखा इंडस्ट्रीज़ का। आज हमने इस पर 153 रुपये का लक्ष्य दिया था, टारगेट अचीव किया है लक्ष्य और साथ ही साथ 7% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है। मेरा आखिरी शेयर होगा जेएम फाइनेंशियल का। इस पर हमने 75 रुपये का लक्ष्य दिया था और टारगेट तो अचीव किया ही किया है। इस शेयर ने भी रिटर्न दिया है 7% का। ये तीनों ही शेयर हमने आज के सत्र में निवेश के लिए अपने दर्शकों को रिकमेंड किए थे सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में। और सुबह 7:30 बजे के शो में हम 50 ऐसे स्टॉक्स अपने दर्शकों को रिकमेंड करते हैं जिनमें निवेश करके उन्हें मिल सकता है ज़बरदस्त रिटर्न, और ऐसा ही इन तीनों स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है। जी, तो अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए हम आपको बताते हैं जहां पर आपको मुनाफा हो सकता है। आज 3 स्टॉक्स विशाखा इंडस्ट्रीज, जेएम फाइनेंशियल और साथ ही इंडियन ह्यूम, ये 3 स्टॉक्स थे आज के जहां पर मुनाफा आपको मिला है। लेकिन आगे के लिए और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं? मुनाफे की 5 कॉल्स अंशु बताइए कौन कौन सी हैं? जी, मेरा पहला शेयर होगा आईसीआईसीआई बैंक का। निफ्टी में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला अगर कोई शेयर था तो वो था आईसीआईसीआई बैंक का। इसके अलावा अगर बैंकिंग शेयर्स की बात करें तो लगभग सभी बैंकिंग शेयर में आज के सत्र में तेज़ी देखने को मिली। बात करें पीएनबी की, इंडसइंड बैंक की या फिर एसबीआई की, फेडरल बैंक में भी आज के सत्र में तेज़ी देखने को मिली। अगर प्रिसाइजली आईसीआईसीआई बैंक के शेयर की बात करें तो आज के सत्र में 3% चढ़ा है आईसीआईसीआई बैंक का शेयर और इसी के चलते आशीष कैल काफ़ी पॉजिटिव है शेयर को लेकर, काफ़ी
बुलिश हैं, उन्हें लगता है खरीदारी करके चलनी चाहिए। 285 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस यहाँ आप लगा सकते हैं 260 रुपए का। मेरा अगला शेयर होगा डॉक्टर रेड्डीज का। खराब नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और उन खराब नतीजों का असर पूरे फार्मा सेक्टर पर देखने को मिला है। बात करें कैडिला की, टोरेंट फार्मा, इंडिको रेमेडीज, तमाम फार्मा शेयरों में आज के सत्र में गिरावट दर्ज की गई है। डॉक्टर रेड्डीज का शेयर आज के सत्र में 10% तक टूटा है। इसी के चलते काफ़ी बियरिश है आशीष कैल शेयर को लेकर, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ आप लगा सकते हैं 3100 रुपए का, टारगेट रख सकते हैं आप 2800 रुपए का। मेरा अगला शेयर होगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, यानी कि HDFC। कंपनी ने आज अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, रिजल्ट इनलाइन रहे हैं। अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 1360 करोड़ रुपए से बढ़कर 1870 हुआ है YoY बेसिस पर, और इसी के चलते काफ़ी बुलिश है आशीष कैल शेयर को लेकर। उन्हें लगता है तेज़ी जारी रहेगी। इस पर आप दाव लगा सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं 1435 रुपए के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस जो आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं 1350 रुपए का। मेरा अगला शेयर होगा डाबर इंडिया का। कंपनी के आज पहली तिमाही के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहे हैं। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर डाबर इंडिया का शेयर काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। लोकेश उपल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 315 रुपए का, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 303 रुपए का। मेरा आखिरी शेयर होगा स्पाइस जेट का। कंज्यूमर मर्चेंडाइज कारोबार के लिए नई इकाई बनाएगी कंपनी, और टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है स्पाइस जेट का चार्ट। इसी के चलते लोकेश उपल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 72 रुपए का, स्टॉप लॉस यहाँ आप मेंटेन कर सकते हैं 63 रुपए का। जी शुक्रिया अंशु बताने के लिए तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं और आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेकिन अब लौटेंगे अपने दर्शकों के पास, और अगले दर्शक फोनलाइन पर हमारे साथ हैं सार्थक सचदेव, जो गुरुग्राम यानी गुड़गांव से है। नमस्कार सार्थक जी, बताइए कौन सा स्टॉक है? जी मेरे पास वाटक प्रभाव के 630 शेयर हैं। माई परचेजिंग इज ऑन अराउंड 598 रुपीज, एक्चुअली 595 नाउ, एंड कुछ टाइम से इसको होल्ड कर रहा हूँ। बट पूछना चाहता हूँ कि अभी इसमें स्टॉप लॉस अब लगाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? ऐसे जॉब नहीं कर सकता अभी। शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है, काफी आप घबरा रहे हैं शायद। आप 598 की आपकी खरीद है और बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म है जी। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म के लिए वाटेक प्रभाव का चुनाव इन्होंने किया। किरण, आपकी सलाह क्या होगी? आज हालांकि आज 0.1% की तेजी थी, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स इसमें अक्सर नहीं देखते हैं, आपका क्या सजेशन है शॉर्ट टर्म के लिए? 545 एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है। पिछले 2 महीने में इसने 2 बार ये लेवल टेस्ट किया है, पर सक्सेसफुल रहा है सपोर्ट बनाने में। रेजिस्टेंस के तौर पे 620 640 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके बीच में जब तक स्टॉक है, इसके नीचे जब तक स्टॉक है तब तक बहुत बड़ी रैली इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। पर 640 एक बार क्रॉस कर दे तभी इस स्टॉक में मोमेंटम आएगी। तो चार्ट पैटर्न न्यूट्रल है। मेरा मानना है कि अगर 545 एक अच्छा सपोर्ट है तो 540 का स्टॉप लॉस बन के आप बने रहिए इस स्टॉक में, एंड 640 को क्रॉस करते हुए अगर देखते हैं तो और भी एग्रेसिव बाय कर सकते हैं। और अगर बाय करते हैं इन लेवल्स पे तो टारगेट करीबन 725 तक जाने की उम्मीद है। जी, तो 725 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते कि ये 625 का जो क्रूशियल लेवल है उसे क्रॉस करे। फिलहाल अगले दर्शक का सवाल SMS के जरिए ले रहे हैं। प्रबीर दास ने हमें सवाल भेजा है कोलकाता से, और इनका सवाल है TRF पर। 150 शेयर इनके पास 340 के भाव पर। किरण, फिलहाल अगर आज का प्राइस देखें तो 322 के आसपास इसकी क्लोजिंग रही है। ये भी लो वॉल्यूम स्टॉक है और हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर की ये कंपनी है। आपका सजेशन क्या रहेगा TRF पर? बहुत ही वोलेटाइल काउंटर है। 1 महीने में बहुत नीचे चला जाता है, दूसरे 2 महीने में बहुत ऊपर चला जाता है, और ये जो स्विंग है उसके बीचों बीच अब ये स्टॉक चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल्स देख के काम करना चाहिए। तो अभी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए 315 का है। तो 322 के लिए के करीब हमने इसका क्लोजिंग देखा है। तो जब तक 315 के ऊपर है तब तक होल्ड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 360 का। जब तक 360 क्रॉस नहीं करता तब तक ये स्टॉक लैंग्विश करता रहेगा, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। पर 360 अगर क्रॉस करता है तो 440 460 तक जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि 360 के ऊपर इसमें और तेजी कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम इनको मिलता नजर आएगा।
जी, तो टीआरएफ पर आपको सलाह दी जा चुकी है, फिलहाल इसमें बने रहें और जो लेवल्स है उनको लगातार मॉनिटर करते रहें। कल का दिन भी काफी अहम है नतीजों के लिहाज से। पंजाब नेशनल बैंक के कल नतीजे आने वाले हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं कि जी बिजनेस का अनुमान क्या है। अनुमान के मुताबिक प्रॉफिट में करीब करीब 16.5% का एक डेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि आज स्टॉक में तेजी थी। बाकी अगर नंबर्स को कंपेयर करें तो एनआईएम्स भी घट सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम पीएनबी की करीब करीब 9% तक गिर सकती है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो ये 2.5% हो सकते हैं 2.6% से, यानी कि यहाँ पर भी 0.1% का एक डेंट देखने को मिल सकता है। पीएनबी पर आपका क्विक टेक चाहेंगे किरण? बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के सत्र के लिए 129 है। जब तक 129 रिजल्ट के बाद अगर 129 होल्ड करता है तो इधर से एक अच्छी छलांग आपको 145 तक जाने की उम्मीद ये स्टॉक दिला रहा है। तो रिजल्ट के बाद अगर 129 के ऊपर है तो बिल्कुल तेजी करना चाहिए 127 के स्टॉप लॉस के साथ 145 के टारगेट्स। 145 तक के टारगेट्स पीएनबी में देखने को मिल सकते हैं। कुछ और अहम नतीजे कल आने वाले हैं। आयशर मोटर्स उनमें से एक है। आयशर मोटर्स का अगर अनुमान की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट में एक अच्छा खासा 62% का जंप देखने को मिल सकता है। 221 करोड़ से मुनाफा 360 करोड़ रुपए रह सकता है। ये कंसोलिडेटेड बेसिस पर है। साथ ही अगर रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है। करीब करीब 33% तक का जंप रेवेन्यू में देखने को मिल सकता है। अगर इसके अलावा हम बात करें एबिटा की तो यहाँ पर भी 48% का एक जंप अनुमान है कि इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। आज लगभग 1.25% की तेजी के साथ आयशर मोटर्स बंद हुआ। आपका टेक आयशर मोटर्स पर किरण? आयशर मोटर्स बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। पिछले 1.5 साल से के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ऊपर चलना चालू कर दे रहा है मीडियम टर्म चार्ट के हिसाब से। तो इधर से बहुत बड़ी अपसाइड आपको बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा बहुत दूर नहीं है करंट लेवल से। 19,650 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए इजीली ये 24,000 तक जा सकता है अगले 1.5 महीने में। तो बहुत बड़ी अपसाइड है इस स्टॉक में। बिल्कुल बने रहना चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर देनी चाहिए जी। तो यहाँ पर भी लगभग 24,000 तक के लेवल्स आने वाले समय में 1.5 महीने के अंदर एक्सपर्ट का मानना है कि आ सकते हैं। यानी इस पर भी नजर बना के आपको रखना होगा। एक और नतीजे जो कल आने वाले हैं और अहम है वो है एस्कॉर्ट्स के नतीजे। आइए उसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरह का अनुमान है। एस्कॉर्ट्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में मुनाफे की जो फिगर है उसमें देख लेते हैं कि कितना अंतर आ सकता है। आयशर मोटर्स की बात हम कर चुके हैं। अब एस्कॉर्ट्स पर नजर डाल लेते हैं कि अनुमान क्या कहता है। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक प्रॉफिट में लगभग 27% का जंप इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। 36 करोड़ से मुनाफा 46 करोड़ रुपए आ सकता है। स्टैंड अलोन बेसिस पर यह अनुमान है। इसके अलावा अन्य फिगर्स की बात करें तो रेवेन्यू आधार पर कितना इसमें जंप आ सकता है ये भी नजर डाल लेते हैं। एस्कॉर्ट्स के अगर Q1 रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर डबल डिजिट फिगर्स देखने को मिल सकती है। यानी कि 977 करोड़ से जो रेवेन्यू है वो 1080 करोड़ रुपए रह सकता है। आज स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 250 से ऊपर ये क्लोज हुआ है। लगभग 3 रुपए की मजबूती आज के सेशन में रही है। एस्कॉर्ट्स पर किरण आप क्या लेवल्स देख रहे हैं अगले कुछ समय में? एस्कॉर्ट्स ये भी एक चार्ट बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इधर से और भी आपको बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। 248 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। 245 का स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। रिजल्ट के बाद ये स्टॉक वापस एक बार एक छलांग लगातार देख रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि 265 के लेवल्स कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए जी। और इनफैक्ट आज डे हाई के आसपास ही ये क्लोज हुआ है। लगभग 2.25 रुपए की मजबूती के साथ आज एस्कॉर्ट्स का काउंटर क्लोज हुआ। हमारे साथ अगले दर्शक अब BS यादव जुड़े हैं दिल्ली से। सवाल पूछिए मिस्टर यादव अपना। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी बताएं कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम एक मैंने सवाल तो आपको भेज दिया था, एक बार अगर याद दिला दें तो अच्छा रहेगा। जी ब्रिटानिया की बात कर रहे हैं शायद आपने सवाल एक अपना ब्रिटानिया पर भेजा था। बताएं किस लेवल पर खरीदा है आपने? मैंने मैडम 28 प्लस में खरीदा हुआ, 2879 या 2880। ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं आप? मैडम मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके चलिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात करें किरण, 21 शेयर है यानी कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन लॉस में है। 2870 के लेवल पर इन्होंने खरीदा था और फिलहाल 2812 के लेवल्स पे ये आ गया है। आपकी सलाह क्या रहेगी? इन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने खरीदा है। नहीं, ये टर्मिनोलॉजी चेंज करनी देनी चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म का दर्जा देना चाहिए।
इस स्टॉक में हमने एक बहुत बड़ी तेजी देखी थी 2014 में फ्रॉम लेवल ऑफ 800 टू 3400। इतने बड़ी तेजी होने के बाद थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन अगर ये स्टॉक करता है तो बहुत अच्छा होता है स्टॉक के लिए। पिछले करीबन हमने अगस्त 2015 यानी करीबन एक साल से ये स्टॉक लैंग्वेज कर रहा है, टाइम करेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इधर एक अच्छा सपोर्ट करीबन 2600 के करीब है, तो 2500 का स्टॉप लॉस बना के ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। मेरा मानना है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक 3000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा और इसका टारगेट 4000 के ऊपर होगा, पर इसके लिए आपको 1 साल 1.5 साल और देना पड़ेगा। जी, तो जिस तरह की एक कंपनी है लंबी अवधि के लिए आप इसका चुनाव करें तो ज्यादा बेहतर है, फिर शायद मुनाफे की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो फिलहाल इसमें बने रहें, ये एक्सपर्ट की तरफ से सुझाव है। इतने सवाल आज शामिल करेंगे। किरण, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, पर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई नहीं है, पर जो मैंने सलाह दी वो यही सलाह हमने हमारे क्लाइंट्स को दी होगी, यही डिस्क्लोजर है। ऑलराइट, शुक्रिया किरण कीमती समय देने के लिए जी बिजनेस को। तो फिलहाल ऑल स्टॉक्स को ही समेटते हैं, कल फिर लौटेंगे, बताएंगे बाजार का हाल और सभी बड़े नतीजों पर होगी हमारी नजर। दीजिए इजाजत।